हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग डिकोड एग्ज़ाम का आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और पिछले प्रैक्टिस सेट 3 ये है और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन संख्या 104 तक कर चुके थे। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण उस वीडियो को बीच में ही रोकना पड़ा और आज इस वीडियो में हम लोग 104 के बाद से इस प्रश्नों को हल करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो देखते हैं 104 के बाद से प्रश्न संख्या 105 क्या कह रहा है। ये प्रश्न संख्या 105 है और ये कह रहा है कि दी गई सारणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। एक तरफ कॉलम में दिया है 7, 3, 2, 1, 14 और 3 और 6, 1 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें देखिए करना क्या है ना, 7 का गुणा किससे किया है, 3 में कर दिया है, ठीक। और 3 का गुणा किस में किया है, 2 में कर दिया है, अर्थात 7 3 21, 21 दूना 42। और इसमें भी क्या किया, 1 का गुणा 14 में किया, 14 गुणा कितने में किया, 3 में कर दिया, कितना आया 42। अब देखिए दोनों में क्या है, 42 ही आया दोनों कॉलम। तो इसमें भी क्या आना चाहिए 42। अब इस क्या करेंगे, 6 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे ऐसा शब्द अंक रखेंगे कि 6 में कितने का गुणा करेंगे 42 हो जाए। तो 6 में 7 का गुणा कर देंगे तो 42 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 42। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे 7 आ जाएगा, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह पे 7 आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले शब्दों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला क्या दिया, कैपेसिटी, उसके बाद कैंपेन, उसके बाद कैटेगरी, कैमोफ्लेग और उसके बाद क्या है कैम्फोर। तो स्पेलिंग इसका पढ़ लीजिएगा। और इसका देखिए सबसे पहले आएगा कैमोफ्लेग, उसके बाद कैंपेन। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बस बता दे रहा हूँ। इसका 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर उसके बाद से 5 जो है कैम्फोर है, उसके बाद से 1 जो कैपेसिटी है, उसके बाद कैटेगरी। प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 कर रहा है कि 5 दिसंबर 1993 को दिव्या और आलोक ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। तो 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा। 107 प्रश्न संख्या 107 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग कैलेंडर में जैसे भी प्रश्न सॉल्व करते होंगे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सॉल्व करके बताने लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और ज़्यादा प्रश्न है नहीं इसमें, मुश्किल से 35 प्रश्न है। तो मैं चाह रहा हूँ बहुत जल्दी ये वीडियो ख़त्म हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवार। 107 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, शुक्रवार हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है कि 108, प्रश्न संख्या 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन एक तीनों से भिन्न है, D7, H10, L9 और P12। तो इसको पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन अन्य से 3 भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर P12 है जो ये अन्य से भिन्न है। और देखिए इसको सॉल्व कैसे किया ना, D7 दिया तो D के जो अल्फ़ाबेट में जो नंबर होते हैं उसका क्रम कितना होता है, 4 होता है, ठीक। तो 4 को क्या किया है, स्क्वायर कर दिया है। 4 को स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इस 16 का जो अंक है 6 और 1 और 6, तो इसको क्या किया, जोड़ दिया, इसलिए आ गया इसका 7। फिर उसी के साथ तरह से बी वाला भी है कि बी के एच का जगह कितना आता है, मतलब एच का नंबर 8 होता है। 8 8 64, इसका वर्ग निकाल दिया, वर्ग किया, वर्गमूल 4 का रहते हैं, इसका वर्ग कर दिया 64। और 64 में 6 और 4 अंक है, इसलिए इसको जोड़ दिया है तो 10 आ गया। इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी भी है, क्योंकि सी के क्रम संख्या कितना, एल का कितना होता है, 12 होता है। और 12 को जोड़ वर्ग निकाले तो 144 आ जाएगा। और 144 को 4 4 8 प्लस 1 9 आ गया इसी तरह से। लेकिन जबकि P12 ऐसा नहीं है, तो इसलिए डी क्या है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मतलब डी अन्य से भिन्न है, इसलिए डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रीति बिंदु ए पर है, वह 3 किमी उत्तर दिशा में चलती है और अपने बाएं मुड़ जाती है। वह 4 किमी इसी दिशा में चलकर पुनः बाएं मुड़ जाती है और 6 किमी चलती है। और यदि वह आपस ए पर जाना चाहती है तो उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 109 का, क्योंकि देखिए चलिए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। पहले देखिए इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने बेहद आसान होते हैं, बस थोड़ा सा
ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए जो ऊपर का जो सिरा होता है, ये किसका होता है, उत्तर होता है, ठीक, नॉर्थ का। नीचे जो किसको कहते हैं, साउथ। पहले एक मैप निर्धारित कर लीजिए कौन सी दिशा किधर है, और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। आपके जो बाएं तरफ पड़ेगा, जैसे आप मोबाइल पढ़ रहे हैं उससे बाएं जो तरफ जो पड़ेगा वो पश्चिम होता है। आप देख लीजिए कह क्या रहा है इसमें, प्रीति बिंदु ए पर है वह 3 किमी उत्तर दिशा में जाती है, अर्थात 3 किमी किधर जाती है, चलिए मैं नया बना रहा हूँ। 3 किमी किस दिशा में जाती है, 3 किमी उत्तर दिशा में जाती है, अर्थात ऊपर की तरफ, ठीक। फिर कह रहा है कि उत्तर दिशा में चलती है और अपने बाएं मुड़ जाती है। देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या करनी है कि आप खुद को मान लीजिए कि मैं मतलब जो उसको पूछ रहा है आप मतलब ये समझिए कि हम ही बस मुड़ रहे हैं, ठीक। तो आप और जो आप सीधे चल रहे हैं तो दिया है कि आप बाएँ मुड़ जाते हैं तो बाएँ मुड़ मुड़ेंगे, तो बाएँ मुड़ कितना दिया है कि 4 किमी इसी दिशा में चलकर पुनः बाएँ मुड़ जाती है, मतलब चलती है और अपने बाएँ मुड़ जाती है। 4 किमी चलती है और पुनः 4 किमी चलने के बाद से क्या कर रहा है कि 4 किमी इसी दिशा में चलकर पुनः बाएं मुड़ जाती है, अर्थात पुनः जब बाएं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी। क्योंकि आप देखिए, और जो आप खुद को मान लीजिए ना कि अब आप ही चल रहे हैं तो आप इसको बाएं तरफ दिया तो आप ही बाएं तरफ मुड़ जाइए, और बाएं तरफ मुड़ेगी तो ये इसका दिशा किधर हो जाएगा, इसका दिशा हो जाएगा दक्षिण की तरफ। तो कह रहा है कि चलकर पुनः बाएं मुड़ जाती है और 6 किमी चलती है, अर्थात 6 किमी ये 6 किमी हो जाएगा, ठीक। किमी चलती, यदि वह वापस बिंदु ए पर जाना चाहती है जो कि ये यहाँ पर है, तो उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए जो कि इधर का जो ऊपर गई थी ये 3 किलोमीटर था और नीचे जो थी 6 किलोमीटर था। तो क्या करेंगे ना, इसको त्रिभुज बना देंगे, इसको एक लास्ट सिरा जो था और उसको ए से मिला देंगे। उसको मिलाने के बाद से एक देखेंगे कि समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। हालांकि ये जो पूरा दूरी है, ये पूरा दूरी 6 है और ये क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो संख्या हो जाएगा ये भी सॉरी हाँ, जो हो जाएगा ए से नीचे ये 3 हो जाएगा और ये ऊपर जो दिया है 4 तो ये भी 4 हो जाएगा। अर्थात देखिए किसी भी त्रिभुज का 4 और 3 मतलब उसका लंब 3 हो और आधार 4 हो तो इसका जो ये कर्ण होता है ये 5 हो जाता है, ठीक। तो अब 5 तो आ ही गया, लेकिन अब किस दिशा में जा रही है तो यहाँ से दिशा निर्धारित कर लेंगे, और जो ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये कौन सा दिशा है, तो ये पड़ जाएगा उत्तर और पूर्व दिशा, अर्थात उत्तर और पूर्व दिशा 5 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, इसको गिन लीजिएगा, मैं इसका बस बता दे रहा हूँ। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थात 18 इसमें त्रिभुज हैं। अगला प्रश्न है 111, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। निम्नलिखित में कौन एक अन्य 3 से भिन्न है। एक मकड़ी दिया है, घोंघा दिया है, घरेलू मक्खी दिया है, सांप दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 का डी हो जाएगा, क्योंकि सांप जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये अन्य से भिन्न है। कुछ लोग सोचेंगे कि घरेलू मक्खी जो है ये भिन्न होगी क्योंकि ये उड़ती है, बाकी सब ये चलते हैं, रेंगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें भिन्न होगा, सांप हो जाएगा। देखिए हम लोग अपने तरफ से कुछ भी मान लें, लेकिन जो आयोग सही मानेगा उसी को ही प्रश्न सही माना जाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन डी जो है सांप वाला ये सही होगा, क्योंकि अन्य जो सभी ये जीव हैं ये अकशेरुक जीव हैं, जबकि सांप के कशेरुक प्राणी है, अर्थात सांप क्या हो जाएगा, सांप ही सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। 112 है, तो 112 का सही आंसर हो जाएगा क्या, पूछा है कि बी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा पिता। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वैसे भी काफ़ी टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिता। कुछ प्रश्नों को मैं बता दे रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि जो प्रश्न थोड़ा मतलब कठिन है या जो जल्दी से सॉल्व हो जाए उसको मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं प्रश्न जो मुझे आ रहा है वो बता दे रहा हूँ, जो नहीं आ रहा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो जल्दी से सॉल्व होने वाला है उसको मैं बता दे रहा हूँ बस। अगला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया कितना, 8, 4, 4, 6, 12, 30। तो पूछा इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, तो पूछा इसके आगे का कौन सा शब्द होगा।
वीडियो पुनः रुक गया था तो मुझे पता नहीं था कहाँ से रुका, लेकिन फिर भी प्रश्न संख्या 112 से मैं बता दे रहा हूँ। दे रहा है कि 112 का ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिता। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कितना दिया? 8, 4, 4, 6, 12, 30। तो देखिए पहले क्या ना 8 दिया है, तो 8 में क्या किया? गुणा कर दिया 0.5 का। ठीक, तो कितना आ गया? 4 आ गया। 4 में ये 4 आ गया यहाँ पे जो लिखा है। ठीक, पुनः 4 में क्या किया है? 1.5 का गुणा कर दिया, अर्थात हर मतलब नहीं, पुनः 4 में क्या है? 1 से गुणा कर दिया, अर्थात 0.5 का हर जब भी गुणा कर रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो 0.5 की वृद्धि हो जा रही है इसमें, क्योंकि पहले में 0.5 से गुणा हुआ है, फिर दूसरे में कितना? 1 से गुणा हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा? 4। पुनः यहाँ पे 4 आ गया। फिर 4 में अब क्या गुणा किया है? तो 4 में गुणा किया 1.5 का। ठीक, तो कितना आ गया? 6 आ गया। पुनः 6 में कितना गुणा किया है? 2 का, क्योंकि 1.5 में पुनः एक बार 1.5 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 6 में 2 का गुणा किया, 12 आ गया। फिर 12 में किसका? 2.5 का गुणा कर दिया, अर्थात 2.5 का, तो 30 आ गया। और पुनः 30 में 2.5 था, पुनः इसमें 0.5 जोड़ देगा, 3 हो जाएगा। इसलिए 30 में 3 का गुणा कर देगा तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या कह रहा है कि 114 कह रहा है 5 बच्चों के समूह में रोहित सबसे बड़ा है, विराट ईशान से बड़ा है, लेकिन ऋषभ से छोटा है, ईशान केवल हार्दिक से बड़ा है, अतः इन सबसे छोटा कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपका 114 का सी, सबसे छोटा जो होगा ना हार्दिक होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूँ इसको, तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा हार्दिक, क्योंकि डिस्प्ले पर लिखा नहीं जा रहा है और टाइम भी लग जाएगा बताने में, तो इसका सही आंसर हार्दिक हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को सत्य मानते हुए निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कुछ पत्ते वृक्ष हैं, तो कुछ पत्ते वृक्ष हैं। ठीक, ये हो जाएगा पत्ते और ये हो जाएगा वृक्ष। अगला दिया है कुछ वृक्ष पुष्प हैं, तो कुछ वृक्ष क्या है? पुष्प हैं। ये भी हो जाएगा कुछ वृक्ष पुष्प हैं। उसके बाद दिया है सभी पुष्प कांटे हैं, तो ये सभी जो पुष्प हैं ये क्या हैं? कांटे हैं। ये सभी जो पुष्प हैं क्या हो जाएंगे? कांटे हो जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ पुष्प वृक्ष हैं, तो कुछ इतना इसमें कोई बात नहीं, हम ही को नहीं समझ में आ रहा है हम कहाँ क्या लिखें, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। कुछ पत्ते वृक्ष हैं, कुछ वृक्ष पुष्प हैं, सभी पुष्प कांटे। इसको आप लोग जैसे सर्किल में बना के सॉल्व करते होंगे, तो सर्किल में बना लीजिएगा और उसके बाद निष्कर्ष देख लीजिएगा क्या क्या निकल रहा है, वही आंसर में होगा, तो सॉल्व देख लीजिएगा। तो निष्कर्ष दे रहा है कुछ पुष्प वृक्ष हैं। प्रश्न संख्या कितना है? ये 115 है ना। तो और कुछ कांटे पत्ते हैं, सभी पत्ते कांटे हैं, कुछ कांटे वृक्ष हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या सही दिया है इसमें। तो कह रहा है कि केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं, केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं, 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ पुष्प वृक्ष हैं और कुछ कांटे वृक्ष हैं, यही बस 2 इसका अनुसरण कर रहे हैं। जैसे भी आप लोग इसको सर्किल बना के सॉल्व करते हैं देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यूरो नेवल रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन नवंबर 2024 में किस देश में प्रस्तावित है। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली। हालांकि इसमें कह रहा है देश में प्रस्तावित है, अब तो 2024 बीत गया है, तो 2024 में हो ही गया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरो नेवल रक्षा प्रदर्शनी का ये जो संस्करण था ये 29वां संस्करण था, और ये पेरिस में इसका आयोजन किया गया, जो कि फ्रांस में पड़ता है। इसलिए ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन 20 का क्या है? सही है।
अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन को चुनना है, ठीक। 117, इस पुरस्कार की शुरुआत 1959 में हुई थी। ये कथन क्या है ना, गलत है, क्योंकि इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1959 में नहीं बल्कि हुआ था कि 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। पहला ही कथन गलत है, तो दिया पूछा है असत्य कथन ही चुनना है, ठीक। अब पहला कथन गलत, अब दूसरा देख लेते हैं। वर्ष 2024 में इस पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया, तो ये क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है। जबकि इसमें पूछा कौन असत्य है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल एक असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि काजिंद 118 है। काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। यह सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सेनाओं के मध्य लड़ा जाता है, तो ये क्या है? सही है। हाल ही में इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, तो ये भी कथन क्या है? सही है। 118 का क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। यह सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में मध्य किया जाता है, ये भी सही है। और इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, ये भी सही है। और क्या नहीं कि उत्तराखंड में किया गया था और इसमें कुमाऊं रेजिमेंट और वायुसेना ने भाग लिया था। और काजिंद जो है इसको यह पहली बार वर्ष 2016 में, कब इसको? तो 2016 में इसका आयोजन किया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। केंद्रीय सरकार ने अक्टूबर में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, तो ये कथन क्या है? पूछा है कौन सा कथन सत्य है, ये भी सत्य है। उसके बाद दिया अब देश में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। अब देश में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? 11। ये भी कथन क्या है? सही है, क्योंकि अब शास्त्रीय भाषाएं देखें तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, बंगाली, और नहीं पहले तो उड़िया तक ही था, लेकिन अब जो जोड़ा गया है 5 जो जोड़ा गया है, बंगाली, मराठी, असमिया, पाली और प्राकृतिक, अर्थात ये दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कह रहा है सबसे पहले संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो तीसरा कथन क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। और सबसे पहले शास्त्रीय भाषा जो थी ये तमिल को दिया गया था। किसको? तमिल को। और ये दिया गया था पहली बार कब? 2004 में। तमिल को 2004 में, इसलिए 3 क्या गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में 1 और 2 है, तो आप 1 और 2 क्या, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ निम्नलिखित में किस बंदरगाह से किया गया? कांडला बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई बंदरगाह। क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ मुंबई बंदरगाह से स्टार्ट किया गया था। अब अगला प्रश्न है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। प्रश्न संख्या 121, इस अभियान की शुरुआत हजारीबाग से की गई थी, तो ये कथन क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? सही है। इस अभियान की शुरुआत हजारीबाग से की थी, ये सही है। इसको किसने शुभारंभ किया था? प्रधानमंत्री ने। अगला दे रहा है कि इस अभियान के द्वारा 15 मंत्रालय द्वारा 30 हस्तक्षेपों का कार्यान्वयन किया जाएगा, तो दूसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ जो 15 मंत्रालय दिया है, यहाँ 15 मंत्रालय नहीं बल्कि कितना 17 मंत्रालय होना चाहिए। और ये 30 जो हस्तक्षेप दिया है, ये 30 की जगह पर क्या होना चाहिए? 27 हस्तक्षेप। कितना? 27 हस्तक्षेप। तो 17 और 27, 15 मंत्रालय की जगह 17 मंत्रालय होगा और 30 हस्तक्षेपों का कार्यान्वयन की जगह पर 27 हस्तक्षेप होगा, इसलिए कथन 2 क्या है? गलत है। इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? केवल सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं चागोस द्वीप क्या कह रहा है कि चागोस द्वीप समूह के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। क्या करना है? असत्य कथन को चुनना है।
तो कह रहा है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा द्वीप को मॉरिशस द्वीप को सौंपने की घोषणा की गई है। तो ये कथन क्या है? सही है। अब फिर पूछ रहा है यह द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा कथन कर रहा है कि ये द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ये हिंद महासागर में है, इसलिए केवल दूसरा कथन क्या है? गलत है। इसलिए केवल ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन असत्य है, असत्य पूछा है। देखिए इस पे बड़ा ध्यान आप लोग दीजिएगा कि सत्य असत्य, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है, काफ़ी जाना हुआ क्वेश्चन भी इसके वजह से गलत हो जाता है। अब अगला कार्य कि हाल ही में किस देश के संगठन यूथ अगेंस्ट सेटलमेंट को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ईरान, सूडान, नाइजीरिया या फिलिस्तीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? फिलिस्तीन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? फिलिस्तीन। जो राइट लिवलीहुड पुरस्कार को इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और ये दिया गया किसको? फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन की एक संगठन है राइट लिवली, मतलब फिलिस्तीन की जो एक संगठन है यूथ अगेंस्ट सेटलमेंट को दिया गया है ये। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में खो खो विश्व कप के किस संस्करण का आयोजन भारत में किया जाएगा? प्रश्न संख्या 124 है। जनवरी 2024 में खो खो विश्व कप के किस संस्करण का आयोजन भारत में किया जाएगा? हालांकि जनवरी 2025 बीत गया है, तो अभी ये खेल भी संपन्न हो गया है। तो इसका जो ये संस्करण था ये पहला संस्करण था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पहला संस्करण ये था। अगला प्रश्न 125 का रहा है कि अक्टूबर 2024 में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? अक्टूबर 2024 में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिया मनीला में, जकार्ता में, नई दिल्ली में या सिडनी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125 का सी, नई दिल्ली। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और ये इसका आयोजन जो हुआ था 3 से 5 अक्टूबर के मध्य हुआ था। और ये इंडो पैसिफिक रीजनल जो डायलॉग है ये भारतीय नौसेना का एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ही है। अगला है मौद्रिक नीति के समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य कथन को चुनिए? हाल ही में केंद्र सरकार ने इस समिति में 3 सदस्यों को नियुक्त किया। इसमें जो पहला कथन दे रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इस समिति के 3 सदस्यों को नियुक्त किया, तो ये क्या है? सही है। और इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ये दूसरा कथन क्या है? गलत है। इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, मौद्रिक नीति के जो समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि आरबीआई के अध्यक्ष होते हैं। आरबीआई के जो अध्यक्ष होते हैं, गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वो इस मौद्रिक नीति के समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही केवल सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसलिए पूछा कौन सत्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। और जो मौद्रिक नीति समिति का जो गठन होता है केवल 4 सालों के लिए होता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के चयन के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है? 127। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में चयन के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है? 18 से 25 वर्ष, बी कह रहा है 21 से 30 वर्ष, 21 से 24 वर्ष या 18 से 30 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 से 24 वर्ष। इसकी आयु सीमा क्या है? 21 से 24 वर्ष। अगला कह प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 की लगातार चौथी बार बजट पेश किया। 128। तो देखिए कथन क्या है ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार चौथी बार बजट नहीं पेश कर रही है, जबकि लगातार 7वीं बार।
दूसरा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो ये कथन क्या है? दूसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। केवल 2 सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 से कृषि क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, ये अब भी जो भी प्रश्न पूछा जाएगा 2025-26 के बजट से ही पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न छोड़ते हैं क्योंकि इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। अगला है कि मिशन मौसम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 130। तो पहला कथन जो है ये क्या है? सत्य है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी है। उसके बाद क्या कह रहा है? इसकी क्रियान्वयन मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा किया जाएगा। जो दूसरा कथन दे रहा है कि इसका क्रियान्वयन मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा किया जाएगा, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसका कार्यान्वयन है भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा किया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि मिशन मौसम का उद्देश्य मौसम में जलवायु विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं में भारत की क्षमता को बढ़ाना है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कथन 1 कह रहा है कि हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 3 दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ये कथन क्या है? सही है। अगला है कि इसका आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया, तो ये भी कथन क्या है? सही है। दोनों कथन सही है। हालांकि इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाए। न तो 1 न तो 2, अर्थात कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया, तो पहला कथन क्या है? सही है। पहला कथन सही है। जो सुभद्रा योजना का शुभारंभ जो हुआ है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, ठीक। और ये जो योजना है पूर्ण रूप से महिला केंद्रित योजना है। अगला दिया कि इस योजना के तहत इस योजना के अधिक महिलाओं को 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये भी कथन क्या है? सही है। यहाँ पे गलत छाप दिया, अधिक नहीं होगा, यह अवधि होगा। अवधि मतलब एक तरह से समय जो होता है, समय वाला जो अवधि, ठीक। इस योजना के अवधि में महिलाओं को 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, ये भी क्या है? कथन सही है। योजना भारत के सभी आकांक्षित जिलों में क्रियान्वित होगी। यह योजना भारत के सभी जिलों में आकांक्षी जिलों में क्रियान्वित, ये कथन क्या सही है? गलत है। 1 और 2 स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 2, इसलिए सही हो जाएगा। ये योजना भारत के सभी आकांक्षी जिलों में नहीं बल्कि केवल उड़ीसा के 30 जिलों में ही लागू किया जाएगा। उड़ीसा के कितने जिलों में? 30 जिलों में। और ऑप्शन में दिया है कि सभी जिलों में आकांक्षी क्रियान्वित होगा, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, केवल 1 और 2। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक। हाल ही में भारत ने लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन मदद की स्टार्ट किया, तो ये जो पहला कथन है गलत है, क्योंकि जो
भारत ने लाओस, म्यांमार, वियतनाम को मानवीय सहायता तो दिया है आपदा राहत प्रदान के मतलब अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से भूकंप आ गया था। तो लेकिन ये ऑपरेशन मदद के तहत नहीं दिया है, बल्कि ऑपरेशन किसके तहत, ऑपरेशन सद्भाव, किसके तहत, सद्भाव के तहत दिया है। ठीक, ऑपरेशन सद्भाव के तहत दिया है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। अब पूछा कौन गलत है, ये मतलब कौन सही नहीं है, तो ये अब देखते हैं अगला कथन क्या कह रहा है कि तूफान यागी से फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और विशेष रूप से वियतनाम प्रभावित हुई। ये कथन क्या है, सही है। तो चूंकि पूछा कौन कथन सही नहीं है, इसलिए कथन एक ही केवल सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, सही नहीं है। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा किस जिले में ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा किस जिले में ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बरेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहराइच में। बहराइच में क्या किया गया, ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया था, क्योंकि बहराइच का जो क्षेत्र है काफ़ी जंगली एरिया पड़ता है और यहाँ पे आदमखोर भेड़ियों के हमलों से लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन भेड़िया चला के सभी भेड़ियों को पकड़ा गया। प्रश्न संख्या 135 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। सिमकान इंडिया 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया। पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला कथन क्या है, सही है। और उसके बाद दूसरा दे रहा है सिमकान इंडिया 2024 के कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया। तो ये भी कथन क्या है, सही है। एक प्रश्न संख्या 135 और पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। न तो 1 और न तो 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 36 है, पूछा है कौन सही नहीं है, तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। ये कथन क्या है, सही है। और ये जो आयोजन किया, ये नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया था। उस नेक्स्ट है कि 8वें भारत जल सप्ताह का विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। ये भी कथन सही है। अगला दे रहा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार हर साल में भारत जल सप्ताह का आयोजन करता है। ये कथन क्या है, एक मिनट, वीडियो रुक गया था और तो पता नहीं चल रहा है कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन फिर भी हम इस प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। ये सही है। 8वें भारत जल सप्ताह का विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। ये भी कथन क्या सही है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार हर साल में भारत जल सप्ताह का आयोजन करता है। ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि भारत जल सप्ताह स्टॉकहोम जल सप्ताह की तर्ज पर मनाया गया था। अब पूछा इसमें कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, केवल 3। ऑप्शन नंबर सी इसका है, केवल 3 सही नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रश्न संख्या 137, प्रश्न संख्या 137 का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसका जो अनावरण किया था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ने किया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था, अनावरण किया था। अगला है कि नव अनावरण किए गए ध्वज में भारत की कानूनी और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत का संविधान शामिल होगा। दूसरा कथन क्या है, सही है। तो पूछा इस पे कौन सही है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल 2। प्रश्न का 138, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2024 का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पूछा कौन सही नहीं है,
हाल ही में विश्व खाद्य भारत मिशन विश्व खाद्य भारत 2024 का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो 2024 में ये जो 2024 का जो विश्व खाद्य भारत संस्करण था, विश्व खाद्य भारत 2024 का जो संस्करण था, ये पहला संस्करण नहीं था, बल्कि कितना था, ये तीसरा था। कौन सा था, तीसरा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। पूछा कौन, सही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद विश्व खाद्य भारत का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। तो ये कथन क्या है, सही है। पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, केवल वन क्या है, सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट चुनिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव को प्रस्ताव मंजूरी दी है। तो ये कथन ये काफ़ी चर्चा में था, तो ये सभी लोगों को पता ही होगा कि ये क्या है, सही है। इसके तहत पूरे भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। ये भी कथन क्या है, सही है। एक राष्ट्र एक चुनाव योजना अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। ये भी कथन क्या है, अर्थात इसमें तीनों कथन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 140 का आ रहा है कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। इस हब की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया और इस हब की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो था, ऑप्शन 2021, 2018, 2019 या 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 2020। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया और इस हब की शुरुआत कब किया गया था? तो 2020 में किया गया था। अब देखिए 140 के बाद से जितने भी प्रश्न हिंदी के हैं, अब सभी लोगों को पता ही होगा कि जो पहले हिंदी और जीएस का अलग अलग पेपर होते थे, लेकिन अब एक ही में होगा। तो 140 के बाद से हिंदी के जो प्रश्न हैं, कुछ अगले 1-2 दिनों में इसको हम लोग एक साथ 2-3 सेट का एक मतलब अलग अलग वीडियो में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।